आज ही क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट 34 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य से प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। देखिए, जो ये प्रैक्टिस सीरीज है, जिन अभ्यर्थियों ने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई किया है, तो उन्हें अगर जो 5 यूनिट हैं आपकी हिंदी साहित्य की, जैसा कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई हैं और उन्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आप क्या है इस सीरीज़ को देख सकते हैं। वहीं जिन्होंने UGC नेट का एग्ज़ाम फिल किया है हिंदी विषय से, उन्हें प्रैक्टिस लगानी है, तो वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी सेकंड यूनिट करा रहे हैं। तो इसमें देखिए, अब तक देखिए जो आपका दूसरी यूनिट है, तो ये यूनिट काफ़ी बड़ी है आपकी। क्यों बड़ी है? देखिए, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें क्या है, हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे हुआ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन ग्रंथ की परंपरा, ठीक है। उसके बाद आदिकाल, रीति, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी देखिए युगों को पढ़ते हैं। भारतेंद्र युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावादी, प्रगतिवादी, और क्या है, प्रयोगवाद। तो हमारी क्लास किससे स्टार्ट चल रही हैं या फिर किस पर बन रही हैं? अभी प्रयोगवाद पर, है ना। छायावाद तक, प्रगतिवाद तक हमने आपको क्लासेस बना के दी हैं। तो ये इसलिए क्या है, ये जो यूनिट है आपकी बड़ी है, क्योंकि HPSC ने क्या किया है, जो आपका जितना एक तरह से कह लें सिलेबस है काव्य का, वो हिंदी साहित्य के इतिहास में ही डाल दिया है, ठीक है। इसके साथ देखिए गद्य का भी इतिहास आप जो है, जैसे भारतेंद्र युग में गद्य में क्या क्या चीज़ें लिखी गई, ठीक है, उनसे संबंध में रचनाएं। तो इसीलिए क्या है, ये यूनिट काफ़ी बड़ी होती जा रही है ना। तो कोशिश तो यही है कि जल्द से जल्द क्या है, इस इकाई को पूरी कराएं। बस यही है कि अगर जल्द से चीज़ें खींचेंगे तो जो युग हैं उससे महत्वपूर्ण जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, वो छूट जाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या है, इस जो आपको क्लासेस मिल रही हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर, तो इसमें क्या है, क्लासेस काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, जल्दी से हम अपने प्रयोगवाद को समाप्त करेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण रह गए हैं उनको कवर करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, हम गद्य जो हिंदी गद्य साहित्य है उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, अपनी पत्रकारिता और ये सारी चीज़ें, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, हम आपको भाषा विज्ञान से संबंधित में प्रश्न कराएंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, देख लेते हैं कि 8वें दशक की कविता के संपादक कौन थे। महत्वपूर्ण के 8वें दशक की कविता के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन आपके हरिवंश राय बच्चन, जगदीश गुप्त, आगे बच्चन सिंह। तो कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि काला इतिहास और बच्चे की वापसी नामक काव्य संकलन के संपादक कौन थे। महत्वपूर्ण कि काला इतिहास और बच्चे की वापसी नामक काव्य संकलन के संपादक कौन थे? ऑप्शन आपके नरेंद्र मोहन, ठीक है, बलदेव बंसी, नरेश मेहता, मलयर। तो देखिए कौन है, बलदेव बंसी, ठीक। अगर हम बात करें नरेंद्र मोहन की, तो नरेंद्र मोहन ने भी क्या है, कुछ जो काव्य संग्रह, कविता संग्रह, उनका संपादन किया है, देख लेते हैं। जैसे एक काव्य संग्रह है, कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, कविता नहीं होती, ये काव्य संकलन है, याद रखते हैं, ठीक है, नहीं होती। दूसरी है विचार और लहू के बीच, विचार और लहू के बीच। क्या है ये? काव्य संकलन, काव्य संकलन, ठीक है। तो इनके संपादक कौन थे? नरेंद्र मोहन। कौन है? नरेंद्र मोहन, याद रखेंगे, ठीक है, ठीक। अगर हम मलयज की बात करें, तो देखिए मलयज की भी रचना देख लेते हैं। जैसे मलयज की क्या, कौन सी रचना देखने को मिलती है? जख्म पर धूल, जख्म पर धूल, ठीक। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नरेश मेहता को भी देख लेते हैं कि नरेश मेहता की कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। तो हालांकि हमने आपको इनकी रचनाएं बता दी हैं नरेश मेहता की, लेकिन एक दो जो छूट गई हैं वो बता देते हैं। जैसे प्रवाद पर्व, प्रवाद पर्व, महाप्रस्थान, महाप्रस्थान इनकी महत्वपूर्ण कृति है, महाप्रस्थान, ठीक है। इसके साथ ही क्या है? सबरी, सबरी, याद रखेंगे आप ये,
ठीक, तो जैसा हमारा प्रश्न था, काला इतिहास और बच्चे की वापसी नामक काव्य के संकलन के संपादक कौन थे? बलदेव बंसी। याद रखेंगे, बलदेव बंसी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लें कि प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर। अब देखिए ये भी काव्य संकलन है कि प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर जो काव्य संकलन है उनके संपादक कौन है? अब देखिए ऑप्शन है रणजीत, रमेश रंजक, रामधरस मिश्र या अज्ञे। तो कौन है प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर काव्य संकलन के संपादक? रणजीत। ध्यान रखेंगे कौन है? रणजीत। तो देखिए रणजीत की कुछ रचनाएं भी हैं जो है जैसे झुलसा हुआ रक्त कमल, झुलसा हुआ रक्त कमल। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये किसकी कृति है? झुलसा हुआ रक्त कमल किसकी है? रणजीत की। अगर हम बात करें रामधरस मिश्र की या फिर रमेश रंजक की, तो रमेश रंजक की भी कृतियाँ देख लें कि दरिया का पानी, महत्वपूर्ण रचना है इनकी, दरिया का पानी। ठीक, मिट्टी बोलती है, मिट्टी बोलती है। उसके बाद क्या है? इतिहास दोबारा लिखो, इनकी एक और कृति, इतिहास दोबारा लिखो। ठीक है, आगे की तो आपको पता है, चिंता, भग्न, दूत, कितने नावों में कितने बार, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको करा दी हैं। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लें कि निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। महत्वपूर्ण कि निजता की सुरक्षा के जो कवि हैं कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? ये अज्ञे। कौन माने जाते हैं? अज्ञे। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कवियों के कवि कौन कहे जाते हैं? महत्वपूर्ण कि कवियों के कवि कौन कहे जाते हैं? तो कौन कहे जाते हैं? शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। देखिए इन्हें मूड्स का भी कवि कहा जाता है, मूड्स का कवि। ठीक है, कवियों का कवि, ठीक, बात का कवि। तो आप ये चीज याद रखेंगे। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद एक नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे माना? यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी हैं, उन्होंने छायावाद के बाद किस कवि को नए काव्य आंदोलन की शुरुआत के रूप में स्वीकार किया है? तो ऑप्शन आप ये गिरिजा कुमार माथुर, रामेश्वर शुक्ल अंचल, अज्ञे, मुक्तिबोध। तो वो कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। कौन है वो? रामेश्वर शुक्ल अंचल। वहीं देखिए गिरिजा कुमार माथुर को देखिए छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन के रूप में किसने स्वीकार किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये भी आप याद रखेंगे, प्रश्न बनता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के बाद किसे नए काव्य आंदोलन की शुरुआत के रूप में देखा? तो किसे देखा है इन्होंने? गिरिजा कुमार माथुर को। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भयानक बात के कवि कौन कहे जाते हैं? महत्वपूर्ण कि भयानक बात के कवि कौन कहे जाते हैं? बात के कवि तो कौन हो गए थे? शमशेर बहादुर सिंह हो गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि भयानक बात के कवि कौन कहे जाते हैं? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, अज्ञे या बच्चन। देखिए यदि आपने मुक्तिबोध की रचना पढ़ी है तो आपने ब्रह्म राक्षस को पढ़ा होगा, है ना। जब आप ब्रह्म राक्षस को पढ़ते हैं तो उनकी जो कल्पना शक्ति है, ठीक है, उनका जो शब्द चयन है वो एकदम रहस्य की ओर ले जाती है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे दृश्य आते हैं जो भयावह हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसी कारण से क्या है, इन्हें मुक्तिबोध को कहा है भयानक बात का कवि कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इनकी एक सबसे प्रसिद्ध रचना अंधेरे में, ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो जो अंधेरे में है, प्रश्न अगर ऐसे बन जाए कि अंधेरे में जो प्रश्न इनकी कविता है या फिर जो इनका संकलन है, काव्य संकलन है, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1964 में। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए इसका पहले किस नाम से हो रहा था, तो देखिए पूर्व में इसका नाम क्या था?
आशंका के दीप अंधेरे में। आशंका के द्वीप अंधेरे में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो इनकी अंधेरे में कविता या फिर कह लें काव्य संकलन है, इनमें देखिए इनकी कई कविताएं समाहित हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न देखिए पंक्ति से है। पंक्ति क्या है कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी। यहाँ पर सीधे सीधे जो कवि है उसने क्या लाइन बोली है कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। देखिए, जब व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो परतंत्र किसी ना किसी प्रथा के द्वारा हो, ठीक है, या फिर किसी शोषण के द्वारा हो, या फिर किसी भारी आक्रांताओं के द्वारा, ठीक है। जब वो स्वतंत्र नहीं होगा तो वो अभिव्यक्ति ही क्या कर पाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे बोलने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सब वही बात कही गई है कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, यानी कि हम जब तक बोलेंगे ही नहीं तब तक हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी। अब देखिए यहाँ पर दो तरफा प्रहार किया गया है। एक तो वो जो अंधविश्वासी लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने एक तरह से कहें जो मठाधिकारी हैं, ठीक, और एक तरह से ये कहें कि जो राजनेता हैं, तो वो किस तरीके से जनता को भ्रमित करते हैं, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक, और उन पर एक कंट्रोल रखते हैं, है ना। जब भ्रमित करेंगे, गलत चीज़ें उन्हें बताएंगे, इन्फॉर्मेशन गलत देंगे, और यदि कोई जागरूक व्यक्ति है, ठीक है, और वो इन सब पे आवाज़ उठाना चाहता है लेकिन वो उठाने नहीं देते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर कवि ने लिखा कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, यानी कि हमें जो शोषण हमारा हो रहा है, जो अत्याचार हम पर हो रहे हैं, या जो बात हमें सही नहीं लग रही कराई जा रही है, तो उन सबको क्या है, कैसे हम कहें, तो अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद करें, तो हमें करना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि शोषण तो हमारा वैसे भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए चाहे जो मठ हैं या जो गढ़ हैं, चाहे धार्मिक कोई पाबंदी हो या फिर कोई राजनीतिक कोई कारण हो, तो इन सभी, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, तो इन सभी बंधनों को तोड़ना होगा, ठीक है। तो ये पंक्ति किसने कही है? अज्ञे ने, मुक्तिबोध ने, निराला ने या बच्चन ने? तो ये पंक्ति किसने कही है? मुक्तिबोध ने। ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि प्रेत का बयान किसकी कृति है? महत्वपूर्ण, कि प्रेत का बयान किसकी कृति है? तो यहाँ पर ऑप्शन है निराला, पंत, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो ये किसकी कृति है? आपके नागार्जुन की, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया नागार्जुन भक्तिवाद के राइटर हैं। तो इनकी और भी कृतियाँ हैं, जैसे गुलाबी चूड़ियाँ, ये आपने पढ़ी होगी गुलाबी चूड़ियाँ। गुलाबी चूड़ियों में क्या है, एक पिता का पुत्री के प्रति प्रेम, ठीक है, दिखाया जाता है कि एक बस ड्राइवर होते हैं और उनकी जो छोटी सी बेटी होती है, तो उसकी जो चूड़ियाँ होती हैं, है ना, तो वो टंगी हुई होती हैं। क्यों टंगी हुई होती हैं? ताकि उसे स्मरण रहे कि कोई उसका फिर कह रहे इंतज़ार कर रहा है ना। तो जब जब वो गुलाबी चूड़ियों को देखता था तो उसे अपनी बेटी की याद आ जाती थी। तो इसमें देखिए वो एक तरह से कहें पिता पुत्री के प्रेम को और स्नेह को दिखाया गया है। बहुत ही मार्मिक इनकी ये कहानी, एक तरह से कविता बोल रहे हैं, जिसमें पुत्री और पिता के प्रेम को दर्शाया गया है, ठीक है। अगली कविता इनकी है तन गई रीढ़, तन गई रीढ़, ठीक है। उसके बाद ये है तुम थी, ये है तुम थी। मास्टर, मास्टर, ठीक। और कविताएं अगर देखें तो अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखें कि बाघ किसकी कविता है? महत्वपूर्ण, कि बाघ किसकी कविता है? तो ऑप्शन देख लें, केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की, रविंद्र भ्रमर की।
तो देखिए बात किसकी कविता है, केदारनाथ सिंह की। किसकी है, केदारनाथ सिंह की। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि केदारनाथ अग्रवाल लिखा है तो आप केदारनाथ अग्रवाल कराएं। किसकी रचना है ये, केदारनाथ सिंह की। ठीक है, एक और रचना इनकी पूछी जाती है बनारस, ये भी कि बनारस किसकी कविता है, तो ये किसकी है, केदारनाथ सिंह की। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि प्रपद्यवाद या नकेनवाद का प्रकाशन कब हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, सन 1954 में, सन 1953 में, सन 1956 में, 1943 में। तो सन कौन सी है आपकी, 1956। देखिए जो प्रपद्यवाद है या नकेनवाद है, ये 3 विद्वानों ने इस बात को लाया, ना से उनके नाम पर ये नकेनवाद रखा गया प्रपद्यवाद को, ना से देख लेते हैं, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, दूसरे हैं का से केसरी कुमार, केसरी कुमार, और ना से नरेश, है ना। तो नकेनवाद का संबंध 3 विद्वानों से है। तो सबसे पहले नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और ना से नरेश। तो आप ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लें कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, महत्वपूर्ण, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये कथन किसका है, बच्चन सिंह का, नगेंद्र का, नामवर सिंह का, केसरी कुमार का। तो ये किसका है, केसरी कुमार का। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है कि आधुनिक काव्य की आलोचना की कसौटी ना तो रस अलंकार है और ना चरित्र चित्रण, बल्कि उसमें प्रयुक्त बिंब है। देखिए ये किसकी विचारधारा है कि जो आधुनिक काव्य लिखा गया तो उसकी जो कसौटी है वो ना तो रस है, ना ही अलंकार है, ना ही जो पात्र हैं वो, बल्कि क्या है कि किस प्रकार से उसमें बिंबों का प्रयोग किया गया है, ये महत्व रखता है। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा है, ऑप्शन देख लेते हैं, केदारनाथ सिंह ने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है, नामवर सिंह ने कहा है, या त्रिलोचन ने कहा है। तो ये कथन किसका है, केदारनाथ सिंह का। किसका है कथन ये, केदारनाथ सिंह का। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लें कि मुक्तिबोध की कविता को लावा किसने कहा, मुक्तिबोध की कविता को लावा किसने कहा है। ऑप्शन है बच्चन सिंह ने, नामवर सिंह ने, प्रभाकर माचवे ने, अज्ञे ने। तो देखिए मुक्तिबोध की कविता को लावा किसने कहा है, प्रभाकर माचवे ने। किसने कहा है, प्रभाकर माचवे ने। अगर हम बात करें कि नामवर सिंह ने मुक्तिबोध की कविताओं को क्या कह के संबोधित किया या फिर इनके काव्य को क्या कह के संबोधित किया, तो निषेध का निषेध, निषेध का निषेध। ठीक है, ये कहकर क्या है इन्होंने संबोधित किया। तो आप यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए किससे है, आपके पंक्ति से है, एक तरह से कह लें आपके कथन से है। तो क्या लिखा है इन्होंने कि आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियाँ, केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं, धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट, राजभक्त, देश प्रेमी नागरिक बना लेती हैं। देखिए ऐसे जैसा मैंने बोला आपको कि प्रगतिवाद में क्या था, जो सर्वहारा वर्ग है, ठीक है, जो निम्न वर्ग है, तो उनके प्रति, उनके कष्ट के प्रति लिखा गया। ठीक है, वहीं ऐसे कवि भी आए जिन्होंने, जो सरकार थी तो सरकारी जो नीतियाँ थीं, ठीक है, और वो नीतियाँ कैसी थीं और किस प्रकार से वो उनका हनन कर रही थी जनता का, और नाम दे दिया जाता था लोकतांत्रिक सत्ता का। ठीक है, आप ये चीज़ वर्तमान से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने भर्त्सना की है सरकार की नीतियों की कि किस तरीके के लोकतांत्रिक नाम दे देते हैं, पर सत्ता किसकी चलती है, इन राजनेताओं की। ठीक है, और बदले में अगर कोई जागरूक व्यक्ति आवाज़ उठाता है इन नीतियों के विरुद्ध में कि आपने ये नीति लागू की, ठीक है, तो किस उद्देश्य से लागू की। ठीक है, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे कि आपने, तो आप इसका उद्देश्य भी तो बताइए और इसका क्या प्रभाव हमारे समाज पर पड़ेगा, क्या इससे जनता को फ़ायदा होगा, आप जनता का फ़ायदा देख रहे हैं या पूंजीवादियों का। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ये सवाल पूछने लगता है तो उसे या तो
ऐसे कह देते हैं कि ये देशद्रोही है, ठीक है, कि इसने सवाल कैसे उठा लिया, है ना। या फिर ये होता है कि आवाज़ को दबाने के लिए उसे एक तरह से कहें शोषण, उसका मानसिक जो शोषण होता है, टॉर्चर जो होता है, तनाव देना, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो कवि हुए उन्होंने क्या है, सीधे सीधे जो राजनेता होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो सत्ता होती है वो अपना फ़ायदा देते हैं और नाम दे देते हैं लोकतांत्रिक सत्ता से क्या है हमारा चुनाव हुआ है, ठीक है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर अगर कटु सत्य को लिखा है, राजनीति के कटु सत्य को, कि राजनीति भी उनकी ही होती है, या फिर कह ले जो कठपुतली है वो किसकी है, पूंजीवादियों की, ठीक है। तो जो नीतियाँ बनती हैं, ठीक है, जो कानून बनते हैं वो पूंजीवादी लोगों के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, समझ रहे हैं। आप इस चीज़ को वर्तमान से भी जोड़ सकते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो ये पंक्ति किसने की है कि आदमी को तोड़ती नहीं लोकतांत्रिक पद्धतियाँ, केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं, धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट राजभक्त देश प्रेमी नागरिक बना लेती हैं, ठीक है। ये पंक्ति अपने आप में ही एक तरह से कहें जो बीत चुका है उस समय की जो नीतियाँ थी उसको भी दर्शाता है, वर्तमान में जो चल रहा है उसको भी दर्शाता है, ठीक है। तो एक तरह से कहें ये जो कवि थे इन्होंने यथार्थ को लिखा है, ठीक है, उनकी दूरदर्शिता है इस पंक्ति को लिखने के लिए। तो ये कौन है, राजकमल चौधरी। और आप राजकमल चौधरी की रचनाएं पढ़िए। राजकमल चौधरी ने क्या है कि किस तरीके से मासूम जनता का शोषण होता है ना, और क्या ये लोग एक तरह से एक नीति बनाते, एक माहौल तैयार करते हैं कि कैसे लोगों को एक मानसिक रूप से घेराव किया जाए और कैसे उन्हें भ्रमित किया जाए। तो इन सब के बारे में क्या है इन्होंने बेझिझक लिखा है, ठीक है। तो आप कभी राजकमल चौधरी की कविताओं को पढ़िए, इनके काव्य को देखिए, आपको ये चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए, ठीक। तो यदि आपको आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं अपने 15 क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।